अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। इसके जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, ब्रीफली गो थ्रू करेंगे और हम देखेंगे कि लेक्चरशिप बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी में से बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमने किन किन एरियाज को कवर करना है। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करना इंसान की वेलफेयर के लिए ड्रग्स बनाना, इसके अलावा जेनेटिक टेक्निक्स का यूज़ करना। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो है इंसान की हिस्ट्री से 10,000 साल पहले न्यूलिथिक एज के स्टार्ट होने से चला आ रहा है। ज़रई इनकलाब जब 10,000 साल पहले आया तो इंसान ने फर्मेंटेशन का अमल भी सीख लिया था। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने के साथ साथ पेपर मेकिंग मिस्रियों ने 6,000 साल पहले सीख ली थी, चाइनीज़ ने भी सीख ली थी और चाइनीज़ से ही जंग तलाश में अरबों ने सीख के पूरी दुनिया को मुतारिफ करा। इसके अलावा फर्मेंटेशन की टेक्निक काफ़ी अरसे से यूज़ होती आ रही थी मेसोपोटामिया में, मिस्र में और हिंदुस्तान में, जो कि आज तक भी यूज़ की जाती है। फिर इसकी डेवलपमेंट हुई 1918 में। पहली दफ़ा कार्ल एरकी ने वर्ल्ड बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया था और 1973 में बोयर एंड कोहेन ने पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जरिए पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म डेवलप किया था। और पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो 1972 में पॉल बर्ग ने तैयार किया था। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन एरियाज को कवर करना है। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और किन किन साइंटिस्ट ने इसमें वर्क किया था उसे देखेंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री को देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी को। उसके बाद हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की टाइप्स के ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की तरफ आएंगे। 2017 में पीसीआर में से क्वेश्चन आया था और 2020 में अभी ब्लॉटिंग में से क्वेश्चन आया है। हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखेंगे, सीक्वेंसिंग को देखेंगे और इनमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हर स्टेप के दौरान कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और टेम्परेचर कितना रखा जाता है। ब्लॉटिंग टेक्निक्स के शॉर्ट नोट्स भी इसमें दिए हुए हैं। की बनी हुई है EA यानी कि ईस्टर्न ब्लॉटिंग, अमाइनो एसिड एंटीबॉडीज डिटेक्शन के लिए, एंटीबॉडीज की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। SD सदर्न ब्लॉटिंग DNA डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। WP वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन डिटेक्शन और NR यानी कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो RNA डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा ये एक टेबल में कुछ वेक्टर्स की लोडिंग कैपेसिटी दी गई है कि कितनी लोडिंग कैपेसिटी होती है इनकी। ये बाज़ औक़ात MCQs में पूछ लिया जाता है। ये था हमारा ब्रीफ इंट्रो। अब हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। जी, तो सबसे पहले देखते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंजाइम्स और एनिमल सेल्स का ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करना। बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो है फर्स्ट टाइम 1917-18 में कार्ल एरकी ने क्वाइन की थी। ये एक प्रोसेस है जो कि लार्ज स्केल पे जीन मैनिपुलेशन को बयान करता है। जैसे कि हम 10,000 साल पहले इंसान ने ज़रई इनकलाब के दौरान एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन की थी, उसके साथ ही उसने फर्मेंटेशन का अमल भी सीख लिया था। मेसोपोटामिया में, मिस्र में और इंडिया में ये पुराने दौर में इजाद किया गया था। अल्कोहल फर्मेंटेशन इंसान ने सीख ली थी और आज तक भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मॉडर्न डेज में ये डेवलप हो गई हैं टेक्निक्स। इंसान ने इंसुलिन प्रोडक्शन सीख ली है, इंसान ने वैक्सीन प्रोडक्शन सीख ली है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PCR
वगैरह सब कुछ इंसान ने सीख लिया है। इंसान यहाँ तक कि जीनोम एडिटिंग के भी काबिल हो चुका है। रिसेंटली एक इंसान में पिग का जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी में एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 3 स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना, उसको वेक्टर्स के जरिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में इनपुट करना और फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना। रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए सबसे पहले बोयर और कोहेन ने 1973 में तैयार किया था। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हम देखते हैं। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में इंसान माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्मेंटेशन के लिए यूज करता था, जैसे कि सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद फिर इंसान ने पेंसिलिन का इस्तेमाल सीखा। अब हम आते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, जिसमें ह्यूमन ने ट्रांसजेनिक एस्क्रिशिया कोलाई के जरिए इंसुलिन प्रोडक्शन, इसके अलावा वैक्सीन्स की प्रोडक्शन सीख ली है। बायोटेक्नोलॉजी ट्री देखते हैं कि किस किस चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट में, एनर्जी वगैरह में, मेडिकल फील्ड में, फूड, एग्रीकल्चर, फोरेंसिक साइंस में यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी टूल्स की तरफ हम आते हैं। इसमें हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी प्रैक्टिसेस और कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, और इसी तरह की टेक्निक्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की तरफ अब हम आते हैं। एक हिस्ट्री फिर से हम गो थ्रू करते हैं। इंसान ने 6000 साल पहले वाइन प्रिपरेशन यीस्ट के जरिए सीख ली थी। 4000 साल पहले ब्रेड मेकिंग यीस्ट के थ्रू। लोइस पास्चर ने फर्स्ट टाइम 1876 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्मेंटेशन में रोल डिस्कवर किया। 1917 में कार्ल एरकी ने टर्म बायोटेक्नोलॉजी कॉइन की। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन डिस्कवर की। 1973 में बोयर और कोहेन ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए से तैयारशुदा ऑर्गेनिज्म तैयार किया। कोहलर और मिल्स्टर ने 1975 में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डेवलप की। सेंजर और जिलबर्ट ने 1976 में डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसिंग की टेक्निक्स डेवलप की। उसके बाद 1978 में इंसान ने ह्यूमन इंसुलिन ई कोलाई के जरिए पैदा करना सीख लिया था। 1983 में टीआई प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल डेवलप हुआ और 1988 में इंसान ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डेवलप कर लिया। 1997 में क्लोनिंग के जरिए इंसान ने डॉली शीप तैयार की। उसके बाद रिसेंटली बिल गेट फाउंडेशन की तरफ से C4 राइस प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए राइस को C3 से C4 में कन्वर्ट करके उसकी प्रोडक्टिविटी, पैदावार बढ़ाने पे काम किया जा रहा है। अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की टाइप्स। पहली है रेड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें मेडिकल प्रोसेसेस और मेडिकल ड्रग्स हासिल करने के लिए स्टेम सेल्स पे काम किया जाता है। उसके बाद है वाइट बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और केमिकल्स की प्रोडक्शन पे काम किया जाता है। तीसरे नंबर पे है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंट ग्रेन्स डेवलप किए जाते हैं। उसके बाद चौथी है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मैरियन और इक्वेटिक इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिजम्स लेके उन पे बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं।
अब बायोटेक्नोलॉजी के हम बेनिफिट्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ की जा रही है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्रीकल्चर में यूज़ की जा रही है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप करने के लिए जो कि ज़्यादा यील्ड देते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं और हार्श वेदर कंडीशंस को भी बेयर कर सकते हैं। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट में, हेल्थ और मेडिसिन में जैसे वैक्सीन डेवलप की जा रही है, इंसुलिन पैदा की जा रही है, एनर्जी और फ्यूल्स में एंजाइम प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। उसके अलावा फोरेंसिक साइंसेज में जैसे पीसीआर, फिंगर प्रिंटिंग वगैरह में बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ जो एंटीबायोटिक्स बायोटेक्नोलॉजी के जरिए तैयार की गई हैं उनके सोर्सेज क्या हैं। पेंसिलिन पेंसिलियम क्राइसोजेनम से हासिल की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से। इसके बाद है क्लोरोमाइसिटीन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस और स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंडुले से हासिल की जाती है। इरेथ्रोमाइसिन सैक्रोपोलिस्पोरा इरेथ्रिया से हासिल की जाती है। ग्राइसोफ्लेविन जो है पेंसिलियम ग्राइसोफ्लेवम से हासिल की जाती है। उसके बाद है रेड बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर मेथड्स पे काम किया जाता है। अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स के टिश्यूज की कल्चरिंग करके उनसे क्लोनिंग के जरिए हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जो हैं तैयार किए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल सीड प्रोड्यूस करने के लिए, इसके अलावा बेटर क्रॉप यील्ड में हेल्प करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में हम एप्लीकेशन देखते हैं, ये माइक्रो प्रोपिगेशन में यूज़ होती है, म्यूटेंट वैराइटीज तैयार करने के लिए, सोमैटिक हाइब्रिड्स तैयार करने के लिए, इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार करने में। अब हम एप्लीकेशन कुछ एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की देखते हैं। ये इंसेक्ट पेस्ट एंड रेजिस्टेंट क्रॉप्स तैयार करने में यूज़ होती है, जैसे बीटी कॉटन तैयार की गई है बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस से। उसके बाद हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट तैयार किए जाते हैं, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई रेजिस्टेंट प्लांट और न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि 2001 में गोल्डन राइस तैयार किया गया था बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके। इंडस्ट्रियली जो इसके इस्तेमाल हैं, ये वाइन प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, फर्मेंटेशन में और ड्रग्स प्रोडक्शन में। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के लिए भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रोब प्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल होती है। एंजाइम्स के कुछ सोर्स दिए हैं जैसे पैक्टिनेज एस्परजिलस से, ग्लूकानेज एस्परजिलस नाइगर से, लाइपेज भी एस्परजिलस नाइगर से, अल्फा माइलेज, और इसके अलावा ये प्रोटीएजेस वगैरह बैसिलस स्पीशीज से हासिल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। के बाद विटामिन प्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स एंजाइम प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। स्कोप इसका देखते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ होती है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग में, बायोपेस्टिसाइड ह्यूमन इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करने में, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी प्लांट्स की इम्प्रूव करने में, जैसे C4 राइस प्रोजेक्ट पे बिल गेट्स फाउंडेशन काम कर। बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बाद हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिनमें ब्लॉटिंग, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह शामिल हैं। इनमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस स्टेप पे कितना टेम्परेचर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है और इस टेक्निक का पर्पज़ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं पीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि एक सिलेक्टिव डीएनए पीस की एम्प्लीफिकेशन के लिए, डीएनए सीक्वेंस की एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
पीसीआर रिएक्शन जो है ये इन विट्रो यानी कि लैब में होता है और इसके लिए किसी लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा डीएनए फ्रैगमेंट जिसकी एम्प्लीफिकेशन की जानी होती है उसकी जो लेंथ है वो 100 बीपी से 10 के बीपी तक हो सकती है। पीसीआर जो फर्स्ट टाइम डेवलप किया था वो कैरी मुलेस ने 1983 में डेवलप किया था इसका प्रोसेस। पीसीआर के लिए अब हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है। सबसे पहले तो है टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है। टेम्पलेट डीएनए के बाद कुछ 8 से 10 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है एक स्टेबल टेम्परेचर पे 80 डिग्री पे। तो ये जो पॉलीमरेज इस्तेमाल किया जाता है टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से हासिल किया हुआ। उसके बाद डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट्स और बफर्स यूज किए जाते हैं। अब हम देखते हैं पीसीआर के स्टेप्स। पीसीआर के 3 स्टेप्स होते हैं मेन। पहला है डीनेचुरेशन जिसके दौरान डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स को हाई टेम्परेचर 95 डिग्री तक अप्लाई करके सेपरेट किया जाता है। दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के बाद फिर टेम्पलेट डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट की जाती है। दूसरा स्टेप होता है एनीलिंग जिसमें हर एक सिंगल स्ट्रैंड को प्राइमर से एनील किया जाता है 65 से टेम्परेचर लो करके 50 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर किया जाता है जिसके दौरान डीएनए 5 to 3 डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। उसके बाद है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। ये स्टेप है जिसमें थर्मस एक्वेटिकस प्राइमर के थ्रू और डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट्स के थ्रू टेम्पलेट डीएनए को एम्पलीफाई करता है। इस दौरान जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 70 डिग्री होता है। अब ज़्यादा एम्पलीफिकेशन के लिए ज़्यादा अमाउंट में डीएनए हासिल करने के लिए ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है। काफ़ी सारे साइकिल्स होते हैं। एक साइकिल के एंड में जो है एक डीएनए की जो हम सैंपल लेते हैं सेगमेंट लेते हैं वो 2n यानी कि डबल हो चुका होता है। डीएनए की अब डीएनए के पीसीआर के दौरान एक साइक्लिंग के लिए टेम्परेचर के लिए एक लैब इक्विपमेंट यूज किया जाता है हम जिसे कहते हैं थर्मोसाइक्लर। अब हम देखते हैं पीसीआर की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पीसीआर कुछ पैथोजेंस की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। इसके अलावा डिजीज डिटेक्शन में पीसीआर यूज किया जाता है। फोरेंसिक साइंस में और डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज किया जाता है पीसीआर। पीसीआर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सैंपल्स में से डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ह्यूमन जीनोम में म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर यूज किया जाता है। इसके अलावा पेरेंटल डायग्नोसिस यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर यूज किया जाता है। इसके अलावा एक डीएनए की फाइलेटिक लिनिएज के लिए एवोल्यूशनरी लिनिएज मालूम करने के लिए भी फॉसिलाइज्ड डीएनए एनिमल्स के प्लांट्स के डीएनए की कॉपीज की जाती हैं। पीसीआर के बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिटरल मीनिंग है इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक करंट और फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। इस टेक्निक के दौरान जो सैंपल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रैंडमली स्पीड से मूव करते हैं और इस स्पीड या वेलोसिटी की माइग्रेशन की वेलोसिटी के बिना पर हर मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्योरीफाई किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की अब 2 मेन टाइप्स हैं। एक है पेज पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक यूज की जाती है प्रोटीन्स की प्योरिफिकेशन के लिए। दूसरी है पेज एसडीएस सोडियम डोडासाइल सल्फेट। ये भी प्रोटीन्स की प्योरिफिकेशन यानी कि सेपरेशन के लिए यूज की जाती है। उसके बाद है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए आरएनए की सेपरेशन के लिए यूज की जाती है।
इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम देखेंगे ब्लॉटिंग को। ब्लॉटिंग एक टेक्निक है जिसमें जेल में डिसॉल्व्ड सैंपल्स को डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स जो भी होते हैं वो अननोन होते हैं, उनको एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर में से गुजार के उनकी प्योरिफिकेशन डिटेक्शन की जाती है। डिटेक्शन के लिहाज से इसकी मेन टाइप्स जो हैं वो चार हैं: ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। इनकी की दी हुई है ऊपर ईए। ईस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो एंटीबॉडीज डिटेक्शन के लिए यूज होती है, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए डिटेक्शन के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन डिटेक्शन के लिए और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो आरएनए डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है। उसके बाद फार ईस्टर्न, वेस्टर्न और रिवर्स नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है प्रोटीन डिटेक्शन के लिए, फार वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो स्पेसिफाइड प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है। साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ईस्टर्न ब्लॉट एंटीबॉडीज के लिए और वेस्टर्न फार ईस्टर्न ब्लॉट जो है वो लिपिड डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है डॉट ब्लॉट जो कि एनालाइट एडेड ब्लॉट है, और रिवर्स नॉर्दर्न ब्लॉट जो है ये जीन एक्सप्रेशन पाथवे के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमने देखना है, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुछ जो वेक्टर्स हैं उनकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी है। जैसे फेज वायरस है वो अपने ई कोलाई होस्ट में 5 से 25 केबी तक फ्रेगमेंट्स को इंसर्ट कर सकता है, और लैम्डा कॉस्मिड का जो इंसर्ट सीक्वेंस का साइज है वो 35 से 45 केबी है, जबकि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का जो इंजर्शन साइज है इकोलाई होस्ट में वो 50 से 300 केबी तक है। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यीस्ट होस्ट में जो इंजर्शन साइज है वो है 100 से 2000 केबी तक, और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का जो इंजर्शन साइज है कल्चर्ड ह्यूमन सेल्स में वो 2000 केबी तक हो सकता है। ये एमसीक्यूज में इनमें से लोडिंग कैपेसिटी पूछ ली जाती है। ये था हमारा आज का बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर। यही मेन चीज़ें आपने रिवाइज करनी है एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स के लिए।